चलिए ह्यूमन ईयर वाला हम टॉपिक फिनिश कर लेते हैं। चलिए, तो ये कल मैंने आपको बताया था। अब देखिए वर्किंग। द साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय पिन्ना ऑफ आउटर ईयर। ठीक है, तो ये जो बाहरी कान है इसमें साउंड वेव्स आती हैं इस तरीके से, ये जो जगह है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, ये पिन्ना है, ये देखिए, ये ये ठीक, यहाँ पर साउंड वेव्स आती हैं। उसके बाद नाउ अब देखिए, these sound waves falls pass through ear canal and falls on the eardrum। अब देखिए, ये ईयर कनाल से इस तरीके से आती हैं और ईयर ड्रम पे फॉल करती हैं। तो वेव्स यहाँ से आ रही हैं पिन्ना से, मतलब पिन्ना पे आती हैं पहले बाहर से और ईयर ड्रम पे फॉल करती हैं। नाउ साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन, हाई रीजन प्रेशर एंड रेयर फ्रैक्शन लो। तो बताओ, जो आपका ईयर ड्रम है वो एक बार हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर, तो वो वाइब्रेट करेगा आगे पीछे, यही चीज है। देखिए, व्हेन द कंप्रेशन ऑफ साउंड स्ट्राइक्स द ईयर ड्रम, द प्रेशर ऑफ द आउटसाइड ईयर ड्रम इंक्रीजेस। ठीक है, तो जब ये आपको ईयर ड्रम को ऐसा प्रेशर लगाएगा, हाई रीजन वाला प्रेशर आएगा, जब कंप्रेशन आएगा तो ये इसको इस तरीके से कंप्रेस करेगा एंड पुशेस द ईयर ड्रम इनवर्ड, अंदर की तरफ पुश करेगा, एंड द रेयर फ्रैक्शन ऑफ द साउंड wave falls on the eardrum, then the pressure of the outside of the eardrum decreases and it moves outward। ठीक है, तो वही चीज, जब रेयर फ्रैक्शन, जब कंप्रेशन आता है तो ईयर ड्रम ये मीन पोजीशन पे इधर जाता है, और जब रेयर फ्रैक्शन आता है तो इधर जाता है। तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, तो इस तरीके से वाइब्रेट करता है ना ईयर ड्रम। नाउ फ्रॉम हैमर vibration are passed on the second bone anvil and finally to the third bone strip। ओके, ये वाइब्रेशन ईयर ड्रम के बाद देखिए कहाँ आते हैं, किस तरीके से, हैमर पे, और फिर एनविल पे, और लास्ट वाली जो बोन है स्टिरिप। करेक्ट, वहां ऐसे ऐसे ये भी बोन्स भी ऐसे वाइब्रेट होंगी, हैमर, एनविल और स्टिरिप। ठीक, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नाम पूछा जाता है कि स्टिरप और हैमर के बीच में कौन सी बोन होती है, एनविल। ठीक, नाउ द वाइब्रेटिंग, अब बस इसी तरीके से ईयर ड्रम आगे पीछे वाइब्रेट होता रहता है। तो ये जो हैमर है ये भी एनविल और स्ट्रप सब ऐसे करके आगे पीछे होती रहती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक लिक्विड भरा होगा इस तरीके से कॉक्लिया में, और लिक्विड में वाइब्रेशंस होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं जो कि ब्रेन में जाते हैं ऑडिटरी नर्व के थ्रू। बस, और क्या दिक्कत है, तो हमें आवाज समझ में आती है। यहाँ पे देखिए यही बातें लिखी है। ड्यू टू दिस द लिक्विड इन द कोक्लिया बिगिंस टू वाइब्रेट। ठीक है, कॉक्लिया में जो लिक्विड भरा हुआ है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। द वाइब्रेटिंग लिक्विड ऑफ कॉक्लिया सेट्स अप इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इन द नर्व सेल्स प्रेजेंट इन इट। दीज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैरीड बाय ऑडिटरी। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं, कुछ सिग्नल जनरेट होते हैं। तो ये जो नर्व है, नर्व वायर जैसा काम करती है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन में ले जा रही है, ऐसा सोचो। ठीक है ना, करेक्ट। नाउ the brain interprets these electrical impulses as sound and we get sensation, ठीक, of hearing। तो ब्रेन क्या करता है, इन साउंड वेव्स को इंटरप्रेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझता है, और हमें आवाज आती है, जो भी है बचपन से जो हमें सिखाया गया है कि ये चेयर रखी है, ये है, वो है ना, वो सब हमारे ब्रेन में मेमोरी फीड है। जब कोई कुछ बोलेगा तो हमें वैसा वाइब्रेशन हमारे कानों पे आएंगी, तो सिग्नल ब्रेन में जाएगा, तो हमें समझ में आएगा चेयर रखी, क्या रखा, जो भी हमारी भाषा है जो बचपन से हमें समझाया गया है। उसके बाद we have just seen that the set of tiny bones passed on sound vibrations from the eardrum to the liquid in cochlea, actually the three ear bones, hammer, anvil and stirrup, acts as a system of levers and amplify the vibration of the eardrum by more than 20 times। okay, तो ये देखिए, ये सिस्टम ऑफ लीवर है, ये एक के ऊपर एक हैमर लगे हुए हैं, हैमर और ये आपका तीनों जो हड्डियां हैं, है ना, यानी कि तीनों बोन्स, हैमर, एनविल और स्ट्रप। ठीक है, तो ये ईयर ड्रम से आने वाले वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो साउंड को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक, यही बातें यहाँ लिखी हुई है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। Thus, the function of three tiny bones in the middle ear is increase the strength of vibration coming from the eardrum before passing them on to the inner ear। Please note that it is necessary to make the sound। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, क्या फंक्शन ऑफ थ्री टाइनी बोन्स इन द मिडिल ईयर। ठीक है, जो हैमर है, एनविल और स्ट्रप, जो तीनों आपकी बोन्स हैं, उसका काम क्या है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम ईयर ड्रम बिफोर पासिंग देम ऑन टू द इनर। ओके, तो इनर ईयर में आने से पहले, इनका काम क्या है, इनका काम है वाइब्रेशंस को इंक्रीज करना। ठीक है, वाइब्रेशन को इंक्रीज करना जरूरी है, जिससे कि अच्छे सिग्नल्स बने। ओके,
because the nerve cells in cochlea respond only the strong vibrations in the liquid of cochlea. ठीक है, तो कॉकलिया के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको वाइब्रेट कराने के लिए हमें बाहर से वाइब्रेशंस बहुत अच्छे खासे चाहिए, तो ये जो 3 बोन्स है इनके वाइब्रेशंस को बढ़ा देती है। ठीक है, वी शुड नॉट पुट एनीथिंग, अब देखो ये सब लिखा हुआ है, ये देखिए हेल्दी ईयर ड्रम ऐसा है और किसी ने डैमेज कर लिया, मतलब हमें कान में कोई माचिस की तीली वीली या कोई पिन नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो ईयर ड्रम फट सकता है, ये डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब आप एक काम करो, पहले आप ये पढ़ो जरा, यहां से लेके डायग्राम को देखिए यहां तक जरा पढ़िए, पढ़िए। यस सर, डन। चलिए अब यहां से यहां तक जरा पढ़िए, ये यहां से यहां तक पढ़िए। यस सर, डन। ओके, नाउ अब नेक्स्ट देखिए यहां पर, ये पढ़िए, यहाँ वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, यहां से यहां तक। यस सर, डन। करिए अब ये। यस सर, डन। ठीक है, चलिए अब पहले एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, कोई न्यूमेरिकल कर लेते फिर यहाँ से बाद में मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ये वाला न्यूमेरिकल। चलिए ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए जल्दी से। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए जरा, कह रहा है 12.1, कह रहा है साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। अब देखिए जरा फ्रीक्वेंसी कितना देके रखा है आपको, अब देखो किलोहर्ट्ज को हम किस में चेंज करेंगे, हर्ट्ज में। कैसे, जैसे किलोमीटर को मीटर में करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, वैसे किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हर्ट्ज में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हो गई 2000 हर्ट्ज, और हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकेंड। ठीक, एंड वेवलेंथ इतना, अब देखो वेवलेंथ लैम्डा आपको दिया हुआ है कितना, 35 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा, 35/100 किया, मीटर। ठीक, 35/100 मीटर, ठीक है ना, तो ये हो गया क्या आपका लैम्डा आ गया मीटर्स में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखिए आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक का मतलब टाइम निकालना है, मतलब कितना टाइम लेगी वो क्या करने में, डिस्टेंस इतना ट्रेवल करने में। तो डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर, तो इसको मीटर में लेके आओ तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 इंटू 1000 तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये 1500 मीटर, सही है, बताइए। ओके, करेक्ट, ये 1500 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। ओके, नाउ अब ये डिस्टेंस आपका आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, टाइम। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हमको टाइम निकालना है, उसने बोला है कि 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, तो टाइम इधर आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है, तो पहले तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस पता है, अब स्पीड निकालो, और स्पीड निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, स्पीड वेव इक्वेशन, बोलो याद है क्या, v का मतलब स्पीड, v इज इक्वल टू क्या होता था, लैम्डा इंटू एफ। अब इन्होंने न्यू लिखा, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, ये एफ है, न्यू लिखो एफ लिखो, ये न्यू का साइन है और यही फ्रीक्वेंसी, बात सेम है। तो लैम्डा कितना है चेक कर लो, 35/100, और फ्रीक्वेंसी कितनी 2000। ठीक, तो ये लैम्डा मीटर में था, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, तो यूनिट आ जाएगी स्पीड की मीटर पर सेकंड, ये 20 से 20 गया, और 2 इंटू 35 70, और एक जीरो, ये 700 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई, तो यहां ले आके रख दो। डिस्टेंस कितना है 1500 मीटर, और अपॉन में स्पीड कितनी 700, ये 20 से 20 जाएगा, तो 15/7 कितना आ जाएगा, 7 2 तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, समथिंग आएगा।
7 2 जा 14 और 1, 7 2 जा 14, 15 माइनस 1 और यहाँ डेसिमल 0 और कितना हो जाएगा ये 7 1 जा 7 और यहाँ 3 है ना, फिर डेसिमल की हेल्प से तो 4 टाइम्स 28 और यहाँ 0 और डेसिमल की हेल्प से 4 नहीं 2, तो 3 प्लेस तक निकाल लिया है। कितना आ रहा है 2.142 सेकेंड। अब लास्ट में 5 से छोटा नंबर इसको हटा देंगे तो 2.14 सेकेंड आ जाएगा टाइम। कर लीजिए, करिए और जाइए, कर लीजिए इस सवाल को फटाफट।